नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अगले पार्ट यानी हीट के बारे में। थोड़ा तबीयत खराब है तो आवाज़ पे साउंड थोड़ा सा आपको सही नहीं लगेगा, उस पर आप थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा। तो कहता क्या है कि उष्मा यानी हीट होता क्या है कि होता क्या है सर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर अगर इस ऑब्जेक्ट को छुआ और हमें गर्मी महसूस हुई, तो यह जो टेम्परेचर राइज है नॉर्मल टेम्परेचर के मुकाबले, इस टेम्परेचर राइज के कारण जो हीट महसूस हुआ, उस हीट को हम लोग बोलते हैं उष्मा। उष्मा अगर किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो वो उष्मा एब्जॉर्ब करती है। अगर वो उष्मा रिलीज करे यानी निष्कासित करे तो वह वस्तु ठंडी होती है। मतलब किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होना उष्मा के एब्जॉर्ब या रिलीज पे डिपेंड करता है। उष्मा के आपको क्या कहते हैं, गहन या निष्कासन पे डिपेंड करता है। हिंदी में गहन यानी कि ग्रहण करना। तो हम बोल रहे हैं कि सर हमको बुखार है, कैसे पता चल रहा है कि हमको बुखार है? अगर एक मानव बोल रहा है कि इस मानव को कि सर आज हमको बुखार है, हम नहीं आ पाएंगे और मेरा टेम्परेचर थोड़ा हाई है, आप सर पे हाथ रख के देख लो, इसका मतलब कि जो सामान्य तापमान था, सामान्य तापमान, तो उष्मा डिपेंड करता है पहले तापमान पे। तापमान की वैल्यू पे उष्मा का मान डिपेंड करता है। तो जो सामान्य तापमान था, इसका टेम्परेचर मान लो कि हमने बोला 98.6 फ़ारेनहाइट है और ये 102 फ़ारेनहाइट है। तो ये सामान्य तापमान से 2 फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इसके पास टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है इसने उष्मा ज़्यादा ग्रहण कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, और यही उष्मा कहलाता है। तो उष्मा का सामान्य सा परिभाषा है कि दोस्तों, अगर कोई पदार्थ अगर टेम्परेचर ग्रहण करके या टेम्परेचर रिलीज करता है, टेम्परेचर ग्रहण करता है या टेम्परेचर रिलीज करता है, तो वैसा पदार्थ के टेम्परेचर ग्रहण या रिलीज करने के क्रिया को हम लोग उष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। चलिए अब आते हैं हीट के अलग अलग यूनिट पे। CGS, BTU और MKS। तो CGS यूनिट कैलोरी साहब ने दिया था और उसने बोला था कि 1 ग्राम वाटर को गर्म करने के लिए, 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा चाहिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। तो उष्मा का SI यूनिट, CGS यूनिट होता है कैलोरी, और 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। पहले हम आगे के यूनिट चर्चा करते हैं तब बताएंगे। तो सर ये BTU है, कहता क्या है कि 1 पौंड। सर ये BTU में हमने ये बोला था कि मास पौंड में नापा जाता है। तो 1 पौंड पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो हमारा BTU कहलाता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब MKS पे है तो kg होगा, तो यहाँ पे आप 1 kg पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम लोग 1 जूल बोलते हैं, और उष्मा का SI यूनिट जूल होता है। और हम यहाँ पर बोल रहे थे कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ये स्टार मार दीजिएगा। तो CGS, BTU और MKS यूनिट हो जाने के बाद चलिए हम उष्मा के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो होता क्या है सर कि हमने बोला कि उष्मा किसी वस्तु के टेम्परेचर के घटने या बढ़ने के कारण घटना या बढ़ना का जो रीजन है वही उष्मा है। हमने बोला कि सर ये 2 ऑब्जेक्ट है
और यह ऑब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा गर्म है और यह थोड़ा ज़्यादा ठंडा है। अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में किसी भी कंडक्टर या कोई भी मतलब मेटल के जरिए सटा के अगर हम इस दोनों को आपस में सटा दे किसी भी मीडियम के द्वारा, किसी भी मीडियम के द्वारा आपस में सटा दे, तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है, जो गर्म ऑब्जेक्ट है, वो अपना ऊष्मा इसमें ट्रांसफ़र करेगा। तो ऊष्मा क्या करता है सर, एक रूप से दूसरे रूप में संचरण यानी कि फ्लो करता है, बहता है। ठीक है, किधर से किधर, तो ये याद रखिएगा, गर्म से ठंडा की ओर। कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सामान्य ना हो जाए, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सामान्य ना हो जाए। जैसे कि अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया हुआ है और ये 60 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अब ट्रांसफ़र होते गया, ये 90, ये 70, ये 80, ये 80, और जब 80 पे आ गया, अब ये दोनों ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो जब ऊष्मा दोनों में बराबर बराबर हो तो वो एक दूसरे में अपना ऊष्मा ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट गर्म और एक ऑब्जेक्ट ठंडा हो, ऊष्मा का उसमें संचरण होता है गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर, और तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सामान्य ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर हम एक कैलोरी में जूल की बात करें तो वो होता है 4.186, अभी तुरंत हम बोले थे, यानी 4.2 जूल के बराबर। ठीक है, ऊष्मा का एसआई यूनिट होता है जूल और सीजीएस यूनिट होता है कैलोरी। और एक जूल में अगर इसको आप इधर भागा दे दोगे तो आपको आएगा 0.2 कैलोरी, और एक बीटीयू में 252 कैलोरी होता है। आप बस इस तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखेंगे और याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान की। तापमान की, कोई वस्तु कितना गर्म है या ठंडा है, यह जानकारी हमको तापमान में मिलता है। तापमान ऊष्मा का मापन होता है। तापमान ऊष्मा का मापन होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में सामान्य से ज़्यादा तापमान है तो वह ऑब्जेक्ट गर्म होगा, यानी इसमें ऊष्मा कैसी होगी, गर्म ऊष्मा होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट में सामान्य मतलब नॉर्मल फॉर्मेशन पे, जैसे कि हम बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सी होता है, पानी 100 डिग्री सी पे खौलता है, 0 डिग्री सी पे जमता है। इसके बाद मानव का सामान्य तापमान 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट होता है डिग्री। ठीक है, तो सामान्य तापमान से अगर ठंडा हो तो इसमें ऊष्मा कम होती है, और तापमान ऊष्मा के कम या ज़्यादा होने को दिखाता है। यानी ऊष्मा का मेजरमेंट करता है कि किसी ऑब्जेक्ट में ऊष्मा का वैल्यू क्या है, कम है या ज़्यादा है। यह हमको कौन बताता है, यह हमको तापमान बताता है। सर, तापमान का जो पैमाना होता है, जो यूनिट होता है, वो केल्विन होता है। हम इसको बता चुके हैं फंडामेंटल यूनिट में कि टेम्परेचर का फंडामेंटल यूनिट केल्विन होता है। हम एक प्रयोगशाला लेबोरेटरी में अगर तापमान की बात की जाए तो यह 10 पे पावर 8 केल्विन से लेके 10 पे पावर -8 केल्विन के बीच ये पैमाना काम करता है। यानी लेबोरेटरी में हम जो तापमान यूज करते हैं, चाहे थर्मामीटर यूज करते हैं, रोमर पैमाना यूज करते हैं, ये सभी का तापमान इसी के बीच में लाई करता है। तो आप ये क्वेश्चन है लिख लीजिएगा कि प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 10 से पावर -8, और मैक्सिमम टेम्परेचर जो हम मेजर कर सकते हैं वो 10 पे पावर +8 होता है केल्विन में। अगर मानव शरीर के समान तापमान की बात करें तो दोस्तों, हम भी इस पे पहले 98.6 बोले थे, उसको सुधार लीजिएगा। ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में शायद 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है। केल्विन में 310 डिग्री केल्विन, सेल्सियस में 33 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.4
डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये तीनों तापमान मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान, जिस पर मानव शरीर स्वस्थ रहता है। अगर मानव स्वस्थ है तो उसका टेम्परेचर ये होगा, ये मान के चलिए। आजकल जो कोरोना टेस्टिंग के लिए जो आता था वो किट जिसमें टेम्परेचर मेजर करते थे, उसमें यही तापमान माप के आपको बताया जाता था कि हाँ आप स्वस्थ हैं या नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम विभिन्न तापक्रम पैमानों के बात करते हैं जिसमें हम तापमान मापते हैं। अगर तापमान मापने के लिए हम लोग सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रोमर और केल्विन का यूज करते हैं और इसी सभी तापक्रम का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है यह 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री टेम्परेचर को सेल्सियस माप सकता है, जबकि 32 डिग्री से 180 डिग्री तक फ़ारेनहाइट का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है, और रोमर का 0 से 80 और केल्विन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 273 और 373 केल्विन होता है। मतलब निश्चित बिंदु जो होता है निम्न और उच्च 273 के और 373 के होता है, जबकि इसको 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। यह एक मानक पैमाना होता है, मानक स्टैंडर्ड पैमाना है, हम फंडामेंटल यूनिट में ही बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो 273 और 373 कीजिएगा। ये 5 और हो, टोटल 5 पैमाने हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट 4 हैं जो आपको बताए गए हैं। सेल्सियस पैमाना का खोज सेल्सियस ने 1730 में, फ़ारेनहाइट ने 1717 में, रोमर 1731 में और केल्विन ने 1852 में खोजा। दोस्तों, अगर हम सभी तापक्रम में रिलेशन की बात करें तो हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस में जल जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस में उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सी कॉमन है, कमरे का तापमान सामान्य ताप होता है, जबकि 37 डिग्री सी मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। कमरे का सामान्य ताप मतलब जहां आप कंफर्ट रूप से रह सकते हैं, जहां आपको ताप सामान्य महसूस होता हो, जहां आप तापमान में विविधता नहीं पाते होंगे। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो जल जमता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, जबकि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबल जाता है। केल्विन की बात करें तो 273 डिग्री और 373 डिग्री केल्विन पे ये दोनों जमता है और यह उबल जाता है। कमरे का सामान्य तापमान 80.6 फ़ारेनहाइट होता है और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन होता है और कमरे का सामान्य तापमान 300 केल्विन होता है। इसका मतलब है कि ये सभी चीज़ें हम लाए कहाँ से हैं, तो ये सभी चीज़ें सर हम लाए हैं इस रिलेशन से। क्योंकि हमने क्या किया कि सेल्सियस पैमाने के मिनिमम वैल्यू को घटा के मैक्सिमम वैल्यू से भागा दे दो, मिनिमम वैल्यू को घटा के मैक्सिमम वैल्यू से भागा दे दो, रोमर पैमाने के मिनिमम से घटा के भागा दे दो, ये आपका एक रिलेशन होता है। और इसी रिलेशंस में जब आप केवल अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पूछे, एक और होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू होता है -40 डिग्री सेल्सियस के माइनस में, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। और ये सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मान के चलिएगा ये पूछे जाते हैं, आप इसको ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इससे पहले जो हम बोले कि केल्विन पैमाने का मिनिमम वैल्यू 273, मैक्सिमम वैल्यू 373 होता है, लेकिन ये 100 बराबर भागों में डिवाइड किया जाता है, इसीलिए इसको हम 100 से भाग करते हैं और जब भी रिलेशन निकालते हैं तो इस फॉर्मूले पे हम उसको पुट करके निकालते हैं। अब एक पॉइंट है सर जो आपको छूट गया, वह है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, सर परम शून्य ताप आपको 0 केल्विन या फिर 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंग्लिश में बोलते हैं। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है सर? वैसा टेम्परेचर सर, वैसा टेम्परेचर जहाँ कोई तापमान का वैल्यू इससे कम नहीं हो। मतलब वह वैल्यू, तापमान का वह वैल्यू जहाँ हर वैल्यू 273.15 डिग्री सेल्सियस तक हो, उससे कम नहीं हो, वह परम शून्य ताप कहलाता है। चलिए दोस्तों, एक हम क्वेश्चंस लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।
पूछा जाता है कि क्या, कि सर ठंडे प्रदेशों में, जहाँ बर्फीले प्रदेश होते हैं, ठंडे प्रदेशों में हम पारा युक्त, मतलब जिसमें जैसे थर्मामीटर जो हम यूज करते हैं ना सर, ये जो तारा थर्मामीटर यूज करते हैं जिसमें पारा भरा रहता है, हम पारा युक्त तापमापी का प्रयोग नहीं करते हैं। तापमापी मतलब मेजरमेंट किया जाता है, जिससे टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाले यंत्र को तापमापी बोलते हैं। हम पारा युक्त तापमापी का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ठंडे प्रदेशों में किस तापमापी का यूज करते हैं। किस तापमापी का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस का तो आंसर हम बता देंगे, तो दूसरे क्वेश्चंस का आंसर भी हो जाएगा। अब होता क्या है कि चूंकि पारा -39°C में जम जाता है और ठंडे प्रदेशों में हम प्रयोग करते हैं अल्कोहल या एल्यूमिनियम, अल्कोहल ही होता है जो 115 पर जमता है। अल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि 115°C पे जमता है। तो हमने बोला कि ठंडे प्रदेशों में पारायुक्त तापमापी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में तापमान -40°C -50°C तक चला जाता है, जहां जाके पारा क्या होता है सर, जम जाता है और वो पारामीटर काम नहीं करता है। जबकि अगर अल्कोहल डाल के रखें हम किसी भी तापमापी में, अल्कोहल डाल के रखें और वो जमता है -115°C पे, तो ये 115°C जब तक माइनस में नहीं आएगा, इतना लो टेम्परेचर तो पृथ्वी के किसी कोने पे नहीं है। इसीलिए हम वहाँ पारा की जगह अल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने अभी पारा एक, अब आते हैं तापमापी के प्रकार में। तो पहला होता है तरल तापमापी। तरल मतलब जिसमें लिक्विड डाला गया हो, तरल मतलब जिसमें लिक्विड डाला गया हो। जिस तापमान यंत्र में जिस तापमान को मेजरमेंट करने में लिक्विड का प्रयोग हो, जैसे कि पारा या अल्कोहल को डाल दिया जाए, तो वह तरल तापमापी कहलाता है। दूसरा होता है गैसीय तापमापी। तो दोस्तों, इस गैसीय तापमापी में हम गैस का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, जिसका टेम्परेचर 268 से 1500°C के बीच में होता है। 268 से 1500°C के बीच में होता है। और इसमें हम गैस के रूप में क्या डालते हैं सर, हम इसमें गैस के रूप में हाइड्रोजन डालते हैं। और यह उच्च, अगर इसको और उच्च हम तापमान मेजर करना हो, थोड़ा सा जैसे निम्न करना था पारा से नीचे अल्कोहल, लेकिन हाइड्रोजन से ऊपर करना है, तो आप नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आता है प्लेटिनम, और तीसरा आता है प्लेटिनम। इसका शायद 250 से 1200°C तापमान प्राप्त होता है। जो प्लेटिनम तापमापी जो है, जैसे पारा तापमापी को हम लोग बोलते हैं थर्मामीटर, इसी तरह से अलग अलग प्लेटिनम तापमापी आता है, प्लेटिनम मीटर आता है, हाइड्रोजन मीटर आता है, नाइट्रोजन मीटर आता है, अल्कोहल मीटर आता है। और इसके बाद उच्च विकिरण मापने वाले यंत्र आते हैं, जो कि 800°C से इन्फिनिटी तक मापते हैं। तापमान को, अगर उच्च तापमान मापने वाले यंत्र को हम लोग पारामीटर बोलते हैं, पैरोमीटर बोलते हैं, सॉरी पारामीटर नहीं, पारामीटर तो ये हो गया, पैरोमीटर बोलते हैं। पैरोमीटर का उपयोग अति उच्च तापमान मापने में करते हैं। ठीक है, तो इतने आपको तापमापी क्रम हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऊष्मा के संचरण या ऊष्मा के क्या कहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में जाने की क्रिया, ऊष्मा संचरण।
ऊष्मा संचरण क्या होता है सर? इससे पहले जब हम शुरुआत किए थे ऊष्मा के बारे में, हमने बोला कि दो ऑब्जेक्ट आप ले लो और दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में चिपका दो। अगर एक गर्म है एक ठंडा है तो गर्म से ठंडा ऊष्मा ट्रांसफ़र होने लगता है। ऊष्मा संचरण सर 3 मेथड से होता है। पहला मेथड है चालन यानी कंडक्शन, संचरण मतलब फ्लो ऑफ हीट। दूसरा मेथड है संवहन यानी कन्वेक्शन, और तीसरा मेथड है विकिरण यानी रेडिएशन। तो होता क्या है सर कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में चिपका दिया जाए, कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में चिपका दिया जाए किसी भी मीडियम के द्वारा, और अगर यह वस्तु गर्म है और इसमें गर्म हवा है, गर्म हवा कहते हैं सॉरी, गर्म सतह है और चिपका दिया जा रही है, ठंडा है, तो धीरे धीरे ना ये ऊष्मा इसमें ट्रांसफ़र होने लगती है और यहाँ से हटने लगती है। तब तक होती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो ऊष्मा ट्रांसफ़र का वह मेथड जिसमें ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर जाती है और ऊष्मा संचरण करती है, लेकिन इसमें वस्तु अपना स्थान नहीं बदलता है। वस्तु अपना, ये दोनों चिपका के एक जगह रख दो तो भी ऊष्मा ट्रांसफ़र होगा, वस्तु अपना स्थान नहीं बदलता है, कंडक्शन कहलाता है। और एग्जाम्पल तो आपके ऊपर है, एक गरम लोहा एक ठंडा लोहा रख लो। संवहन क्या होता है ना सर, संवहन में भी सेम यही प्रोसेस है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि संवहन में भी ऊष्मा जो है ना एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र होती है और इसमें वस्तु चल के जाती है दूसरे वस्तु के पास है। जैसे गर्मी के महीने में हमको लू लगता है, तो होता क्या है, लू गर्म हवा, तो ये गर्म हवा चल के आई हम मानव के पास और हम मानव को बोला कि तुम अब बाहर निकलोगे तो हम तुमको लू मार देंगे। तो इसमें ऊष्मा ट्रांसफ़र का वह मेथड जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु तक जाती है तब ऊष्मा ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि गैसें, कोई भी गैस हो, अगर दोस्तों रेडिएशन यानी विकिरण की बात की जाए तो इस मेथड में जो ऊष्मा है वो डायरेक्ट एक मीडियम से एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम के एक दूसरे तक पहुंचती है। जैसे कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक डायरेक्ट मिलती है, बीच में कोई मीडियम नहीं रहता है। इस मेथड को बोलते हैं विकिरण। और इस मेथड के द्वारा ऊष्मा बिना किसी माध्यम के, तो चालन और संवहन में माध्यम जरूरी है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किस ऊष्मा संचरण की विधि में माध्यम जरूरी नहीं है, तो वो होगा विकिरण। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा को। तो स्पेसिफिक हीट होता है सर अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान के परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, परिमाण को 1 डिग्री सी या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसको उस वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जो ऊष्मा चाहिए उसको उस वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या है दोस्तों कि अगर इस वस्तु के तापमान को हम 1 डिग्री सी या 1 डिग्री केल्विन, द्रव्यमान के इकाई परिमाण कर दीजिएगा, इकाई मतलब 1 यानी यूनिट। तो अगर किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान को 1 डिग्री सी या 1 डिग्री तापमान बढ़ाने, केल्विन बढ़ाने के लिए, डिग्री नहीं होता केल्विन में, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसको हम विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं।
होता क्या है कि ठंडे के दिनों में जब पाला गिरता है, वो ठंडे के दिनों में जो पाला गिरता है, इससे सभी फसलें बर्बाद हो जाती है, सभी फसलें बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ जल भर दे रात में, रात के समय ठंडे के मौसम में क्या होता है, पाला गिरता है। पाला क्या होता है, जो वो बहुत ही ठंडी क्या कहते हैं उसको, बर्फ़ होते हैं जो रात में गिरता है, जो फसलों पे गिर के बर्बाद कर देता है। अगर हम जल भर दे तो चूंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, पाला के मुकाबले विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण, इसकी जो ये विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने के कारण ये पाला के इफेक्ट को क्या करता है, कम कर देता है। और यही उपयोग किसान लोग अपने खेतों में करते हैं। मतलब दोस्तों जब पाला गिरता है ना, तो ये जल क्या करते हैं, यह जल कुछ ऊष्मा रात के समय भी, चूंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा थोड़ी ज़्यादा है तो रिलीज करते रहती है आसपास के तापमान में, आसपास के वातावरण में ये तापमान को बढ़ाए रखते हैं। पाला गिरने के बावजूद भी जो विशिष्ट ऊष्मा है जल की, वह तापमान को मेंटेन किए रखता है, इसीलिए फसल बर्बाद नहीं होती है। अगर स्पेसिफिक हीट के यूनिट की बात की जाए, स्पेसिफिक हीट के यूनिट की बात की जाए तो ये होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। और ये स्पेसिफिक हीट का आपको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऊष्माधारिता यानी हीट कैपेसिटी। ऊष्माधारिता की बात करते हैं दोस्तों। अब हम ऊष्माधारिता, धारिता का मतलब ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता, ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता कितना डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस, ये 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि ऊष्माधारिता के बारे में। तो अगर कोई भी वस्तु, बार बार हम बोल रहे हैं कि कोई भी वस्तु के तापमान को अगर 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की ज़रूरत होती है, जो तापमान की ज़रूरत होती है, उस वस्तु को उसका हमने बोला विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोला, विशिष्ट ऊष्मा। मतलब दोस्तों अगर किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा मान लिया जाए कि C है, किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा C है और उसका द्रव्यमान m है, तो हमने बोला क्या कि ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा सर, m इंटू सी हो जाएगा, m इंटू सी हो जाएगा। जहाँ C क्या है, ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट है और मास उस वस्तु का द्रव्यमान है। तो ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, m इंटू सी, वस्तु का मास गुना स्पेसिफिक हीट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ऊष्माधारिता का एक और सूत्र होता है। किसी पिंड में अगर हम कोई ऊष्मा देते हैं, इस किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम गर्म कर रहे हैं, अगर हम गर्म कर रहे हैं किसी एक ताप पे, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहे हैं, तो किसी पिंड में जो गर्म करने पे दी गई ऊष्मा है, किसी पिंड को दी गई ऊष्मा बट्टा ऊष्मा बढ़ाने के लिए, ऊष्मा देने के लिए बढ़ाया गया तापमान। मतलब कितना तापमान बढ़ाए हैं, अगर उस तापमान को आप उस पिंड में जो ऊष्मा प्राप्त हुआ उससे भागा दे दो, तो आपको ऊष्माधारिता मिल जाएगी, हीट कैपेसिटी मिल जाएगी, ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता मिल जाएगी। और लोहा आपको अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे किसी प्लास्टिक को, आप पतले से प्लास्टिक को रखो, वो पिघल जाता है, लोहा नहीं पिघलता है, वह गुण है हीट कैपेसिटी का। चलिए दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम ऊष्मा प्रसार, ऊष्मीय प्रसार के बारे में। ऊष्मीय प्रसार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है सर, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में, मान लो कि हमने जल भरा और इस ये बर्तन के अंदर जल डाल के हम हीट दे रहे हैं, तो होता क्या है कि इसके जो अणु हैं, जल के जो अणु हैं, वो आपस में फैलने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स फैलने लगते हैं। किसके मॉलिक्यूल, वाटर के, वाटर के मॉलिक्यूल के
वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में दूरी आने लगता है तो ऊष्मा प्रसार क्या होता है कि गर्म करने पे अगर कोई वस्तु फैलता है तो उस फैलने के गुण को बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। जैसे कि जल को अगर आप गर्म कर दो तो ये भाप में बदल के ये फैल जाता है वातावरण में, ये ऊष्मीय प्रसार है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्म करने पे जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, इसके बीच में जो अणुओं के बीच की जो दूरी है ना, वो आपको क्या होती है, बढ़ जाती है, फैल जाती है गर्म करने पे। मतलब साफ है कि किसी भी वस्तु को गर्म करने पे उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाता है। सिंपल सा बात है कि गर्म करेंगे तो इसके अणु के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, फैलने लगेगा, और ये फैलने के गुण को ऊष्मीय प्रसार बोलते हैं। यह 3 तरह का होता है। पहला आपको रेखीय। रेखीय प्रसार क्या होता है सर? अगर किसी वस्तु को गर्म करने पे उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, किसी वस्तु को गर्म करने पे लंबाई में वृद्धि, अगर किसी वस्तु को गर्म करने पे उसके लंबाई में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेखीय प्रसार, यानी कि डेल एल बाई एल से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। रेखीय प्रसार मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप हिट दे रहे हैं तो वह ऊष्मा पाके अपने लंबाई को बढ़ा देती है, अपने लंबाई को वह बढ़ा देती है, तो वह ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। किसका? किस टाइप का? रेखीय टाइप का। सर इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, रेखीय प्रसार को। दूसरे टाइप का होता है क्षेत्रफल प्रसार, यानी कि अगर हमने किसी भी ऐसे वस्तु जिसको हम गर्म किए उसका क्षेत्रफल बढ़ गया तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल प्रसार, इसको डिनोट करते हैं बीटा से। और तीसरा है आयतन प्रसार, आयतन एक्सपेंशन, और इसको डिनोट करते हैं गामा से। अगर जल को गर्म करते हैं तो यह फैल जाता है। अगर हम मोम को गर्म करते हैं, मोम को, तो मोम का आयतन गर्म करने पे बढ़ जाता है, यह आयतन प्रसार कहलाता है। अगर रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल प्रसार और आयतन प्रसार के बीच संबंध बोला जाए तो अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा बराबर 1:2:3 होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पूछा जाता है। इसके बाद हम आप लोग को कुछ ऊष्मा के अलग टाइप बोलिंग पढ़ा रहे हैं, जैसे कि गुप्त ऊष्मा। आपको गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जल की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। अब चलिए हम बात करते हैं ऊष्मा के अगले फॉर्म यानी गुप्त ऊष्मा की, और लेटेंट हीट इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट के बारे में। तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा निहित रहती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा उसमें समाहित रहती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा वो स्टोर करके रखता है। वह ऊर्जा उस वस्तु का गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और गुप्त ऊष्मा का यूजेज क्या होता है? जैसे कि अगर वह ऊष्मा जिसमें कोई ठोस पदार्थ अपने आप को गलन, ठोस अगर गल जाए, गलन की ऊष्मा जिसमें ठोस जो है द्रव्य में बदल जाए, द्रव्य में बदल जाए, लेकिन वह पॉइंट क्या हो? गलनांक पॉइंट हो, इसे ठोस में गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। अगर द्रवण की गुप्त ऊष्मा की बात की जाए तो इसमें भी वही चीज़ होता है कि अगर कोई पदार्थ ऊष्मा पाके, अगर कोई पदार्थ ऊष्मा जो उसमें निहित रहता है, यानी वह ऊष्मा पाके अगर कोई ठोस किसी द्रव्यनांक पॉइंट पे ठोस से द्रव्य में बदल जाए, उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब आता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तीसरा है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें कोई द्रव्य पदार्थ ऊष्मा पाके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कोई पदार्थ ऊष्मा पाके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये तीनों जो ऊष्माएं हैं, वाष्पन, द्रवण और गलन, ये तीनों जो द्रव्य में, द्रव्य से गैस में बदलना, ठोस से द्रव्य में बदलना, ये सभी उसके अंदर निहित
गुप्त ऊष्मा के सारण संभव हो पाता है उसके अंदर निहित वैसी ऊष्मा जो ठोस को द्रव्य में बदलने में मदद करता है। अगर यूनिट की बात की जाए तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है जूल प्रति केजी। जिस तरह विशिष्ट स्पेसिफिक हीट का होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, तापमान भी उसमें निहित रहता है, इसमें केवल ऊष्मा निहित रहता है। तो हमने बोला था कि अगर तापमान बढ़ाने पे यानी 1 डिग्री C तापमान बढ़ाने पे अगर कोई वस्तु अब ऊष्मा प्राप्त करता है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। लेकिन इसमें हमने बोला कि कोई भी ऊष्मा जो उसमें निहित हो, जैसे ठोस में निहित हो, वह द्रव में बदल गया, चाहे वो गलन पॉइंट पर, चाहे वो द्रव्यनांक पॉइंट पर, ठीक है, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट पर, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट पर, तो वो लेटेंट हीट कहलाता है। जूल प्रति केजी लेटेंट हीट का सूत्र होता है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं त्रिक बिंदु, ट्रायंगुलर पॉइंट। वह बिंदु जहाँ पे कोई भी पदार्थ तीनों रूप में मिल जाता है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में मिल जाए, उस पॉइंट को बोलते हैं त्रिक बिंदु। त्रिक मतलब ट्राई यानी पॉइंट, ट्रायंगुलर पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हिम मिश्रण। हिम मतलब आइस, मिश्रण मतलब मिक्सचर। तो हिम मिश्रण इंग्लिश में आपको या तो आइस बोलो या फ्रीजिंग बोलो। हिम मतलब फ्रीज करना और फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं। सर होता क्या है कि अगर कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, इसको ठंडा से दिखाते हैं। अगर सर कोई बर्फ़ यानी आइस का टुकड़ा है, अगर हम इसमें कुछ ऐसा मिला दें जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु घट जाए, जैसे कि हमने इसमें मिला दिया नमक, हमने इसमें मिला दिया नौसादर, इसके मिलाने से जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो घट गया, और इसी को हम बोलते हैं हिम मिश्रण। मतलब बर्फ़ में ऐसा चीज़ मिला दो, बर्फ़ में हिम मतलब बर्फ़, आइस में ऐसा चीज़ मिला दो जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाए, उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं हिम मिश्रण। चलिए अब बात करते हैं प्रशीतक, यानी ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में फ्रिज बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। सर रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि कॉपर का एक नया सेगमेंट होता है जिसमें एक गैस भरा होता है जिसका नाम है फ्रियोन। यही फ्रियोन गैस वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जो पूरे रेफ्रिजरेटर को क्या करता है, ठंडा करता है, और इसके अंदर रखे सामान को आपको क्या कहते हैं, सुरक्षित करता है, कंजर्व करता है। रेफ्रिजरेटर के बाद आजकल घर में यूज होने वाला सामान है सर, वो है एयर कंडीशनर यानी एसी। एसी क्या करता है सर, जो टेम्परेचर है, आसपास के टेम्परेचर की जो आपेक्षिक आर्द्रता है, आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता अभी हम तुरंत पढ़ाएंगे आपको। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो कि 22 डिग्री C से टेम्परेचर रूम का 27 डिग्री C होता है, इसके बीच लाई करता है। आपेक्षिक आर्द्रता को क्या करता है सर, कम कर देता है। और मानव शरीर के लिए सबसे अच्छा अपेक्षिक आर्द्रता 50% है, जहां मानव बहुत आराम से रहता है। तो एयर कंडीशनर अपेक्षिक आर्द्रता को घटा के तापमान को कम करता है, और इससे मानव आराम से अपना कार्य कर सकता है, आराम महसूस करता है। अगला पॉइंट है सर वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी एक्सपोरेशन, वाष्पीकरण, एक्सपोरेशन। सर होता क्या है कि ऐसा ताप जिसमें सामान्य से कम ताप पे, सामान्य से कम क्वथनांक ताप कर दो, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक ताप पर वाष्पीकरण, सामान्य से कम क्वथनांक ताप पर यदि कोई लिक्विड यानी द्रव्य किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं एक्सपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया। अगला पॉइंट है दोस्तों निरपेक्ष आर्द्रता। होता क्या है निरपेक्ष आर्द्रता, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम पहले लिख देते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है सर। ये पूरा का पूरा मेरा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल, ये है वायुमंडल है। ये क्या है,
एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। अगर वायुमंडल के किसी एक घन मीटर, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जितना भी जल वाष्प है, वाटर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जल वाष्प है, इसको बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता कहने का क्या मतलब हुआ सर कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, वायुमंडलीय का जो सामान्य ताप है, एटमॉस्फेयर का जो सामान्य ताप है, उस तापमान के किसी एक घन मीटर आयतन पे, माने पूरा घन में पूरा जो भी वॉल्यूम है उसका हम पार्टिकुलर, इस 1 मीटर क्यूब, इसमें जितनी भी जल वाष्प की मात्रा है उसको निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मतलब सामान्य ताप पे, वातावरण के सामान्य ताप पे 1 मीटर क्यूब आयतन पे जितने भी जल वाष्प की मात्रा होगी उसको हम लोग एब्सोल्यूट आर्द्रता बोलेंगे। और अब उसके बाद आता है अपेक्षिक आर्द्रता। जब भी हम कोई भी चीज़ का आपेक्षिक निकालते हैं यानी रिलेशन निकालते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता निकालो, आपेक्षिक डेंसिटी निकालो, ये हमेशा क्या होता है सर, दो आर्द्रताओं का अनुपात होता है। पहली आर्द्रता को अगर दूसरी आर्द्रता से हम अनुपात कर दें, अगर डेंसिटी, वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव वॉल्यूम, रिलेटिव फोर्स, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव आपको क्या कहते हैं वर्क, रिलेटिव एनर्जी, जो भी पूछा जाए रिलेटिव, वो दो अलग अलग तरह के वस्तुओं का अनुपात होता है। चाहे आपसे फोर्स पूछे तो दोनों का अनुपात फोर्स में, आर्द्रता पूछे तो आर्द्रता में। जैसे अगर हम आपको आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में बोला जाए तो ये होता है सर M गुना 100, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना किए। आपेक्षिक आर्द्रता को ऑलवेज प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, यूनिट नहीं होता है। और M क्या है तो सर M होता है संपूर्ण आयतन, पूरे वायुमंडल में जितना भी जल वाष्प की मात्रा है M है, संपूर्ण वातावरण में जितना भी जल वाष्प की मात्रा है बट्टा इस वातावरण के किसी भी भाग को हमने जल वाष्प दिया और वह संतृप्त यानी ठंडा हो गया, कोल्ड हो गया, तो बट्टा संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा। जल वाष्प की मात्रा मतलब पूरे वायुमंडल में जितना जल वाष्प मौजूद है, अगर उसमें से हम किसी एक भाग में अगर जल वाष्प दिए और वह संतृप्त हो गया, ठंडा हो गया, तो उसको संतृप्त करने के लिए जितना जल वाष्प की मात्रा चाहिए थी उससे भागा दे दो, 100 से गुना कर दो, आपेक्षिक आर्द्रता निकल जाएगी। आपेक्षिक आर्द्रता को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। चलिए अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो हमने बोला कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, आपेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा है, तो जो वाष्पन की क्रिया होगी, जो एक्सपोरेशन की क्रिया होगी, वाष्पन की क्रिया वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। और वाष्पन की क्रिया स्लो होने के कारण क्या होता है सर कि वायुमंडल में जो आपको नमी है वह बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। क्योंकि वाष्पन कम होगा, वाष्पन की क्रिया कम होने से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा रहता है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है तो वाष्पन की क्रिया तेज होगी, वाष्पन की क्रिया तेज होने के कारण नमी कम यानी सूखापन महसूस होगा। अब हम बताते हैं एक एग्जाम्पल से ताकि आपको यह दोनों समझ में आ जाए। सर ये समुद्र है और समुद्र से, सूरज से ये हीट लेके वाष्पन की क्रिया कर रही है, वाष्प बन के वायुमंडल में जा रहा है। यह जल वाष्प वायुमंडल के किसी एक पार्टिकुलर पार्ट पर जाके मिलते जा रहा है। ठीक है। अगर वाष्पन की क्रिया हम कह रहे थे कि अगर तेज होगी तो नीचे का जल क्या होगा, सूख जाएगा और वहाँ पे सूखापन महसूस होगा। लेकिन अगर वाष्पन की क्रिया स्लो होगी
तो नीचे में तो जल रहा और ये जल वाष्पन की क्रिया ऊपर धीरे धीरे फैल रही है, तो हमको नमी की महसूसता होगी। और जब वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है ना, आर्द्रता ज़्यादा होगा ना, तो उस समय आपको गुम्मस बोलते हैं ना, गुम्मस बढ़ गया है। होता क्या है कि बारिश के मौसम में जब गर्मी पड़ती है तो वाष्पन की क्रिया बढ़ने से जब गर्मी बढ़ती है और बारिश ज़्यादा होने के कारण जो वाष्प बन के जाता है ना, वो वातावरण के किसी पार्टिकुलर क्षेत्र पे निहित रह जाता है और वातावरण का टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है। और आर्द्रता बढ़ने से टेम्परेचर हमको ज़्यादा महसूस होता है। आर्द्रता बढ़ने से टेम्परेचर ज़्यादा महसूस होता है। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, नमी, और ह्यूमिडिटी का सीधा मतलब है जलवाष्प की मात्रा। आर्द्रता का सीधा सा मतलब है सर जलवाष्प की मात्रा कितनी है। अगर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी तो नमी आपको बहुत ज़्यादा होगी, जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा तो नमी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे अब बात करते हैं सर। एक और फैक्ट है, हमने बोला संतृप्त, एक वर्ड यूज किया था सैचुरेटेड एयर, संतृप्त वायु, संतृप्त वायु यानी सैचुरेटेड एयर। हमने बोला कि अगर कोई एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर जो है अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे जहाँ जितना मात्रा जलवाष्प की ग्रहण कर सकता है, जलवाष्प की जितनी मात्रा वो एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब यानी ग्रहण कर सकता है, इस एब्जॉर्ब या ग्रहण करने की मात्रा को हम लोग बोलते हैं संतृप्त वायु। वैसा वायु जो जलवाष्प को ग्रहण कर लिया है, जो ग्रहण कर लिया है वह कहलाता है संतृप्त वायु। बस, अगर आपके पास जलवाष्प है तो आप संतृप्त हैं, नहीं है तो आप संतृप्त नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं ऊष्मा से रिलेटेड 3 प्रमुख लॉ हैं, नियम है। पहला है न्यूटन कोल्ड लॉ, न्यूटन का शीतलन नियम बोलते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम, शीतलन यानी ठंडा करने का नियम। यह क्या कहता है सर कि आपके द्वारा ऊष्मा हानि की दर जो है ना, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब क्या है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर की? सर होता क्या है कि हमने बोला कि ऊष्मा हानि की दर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपने कोई जल रखा है उबला हुआ, और आप कहाँ पे हैं? आप हैं सर भारत में, और यही जल हमने उबाल के रखा है सर कहाँ पे? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। अब जहाँ आसपास का टेम्परेचर भारत में मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इसमें जो ऊष्मा हानि होगा ना, चूँकि आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऊष्मा हानि क्या होगा? ज़्यादा होगा। ऊष्मा आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है तो ऊष्मा हानि कम होगा। ये न्यूटन्स बोलता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें तो अगर आपको 25 डिग्री से 20 डिग्री टेम्परेचर घटने में आने में अगर आपको मान लीजिए कि 1 मिनट लगा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अगर 90 डिग्री से 80 डिग्री 5 घटा है ना, 85 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस घटने में अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा इससे ज़्यादा है तो हो सकता है कि ये आपको 45 सेकेंड में ही ये टेम्परेचर 5 डिग्री घट जाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊष्मा हानि की दर जो आसपास के टेम्परेचर थे ना, आसपास के जो टेम्परेचर थे वो 90 से 80 था और ये 20 से 25 था। टेम्परेचर कम तो हानि की रेट कम, हानि की दर यानी कि ये जो ऊष्मा ह्रास है 5 डिग्री जो कम गया, कितना कमा है? -5 डिग्री। यहाँ कितना कमा है? -5 डिग्री। ये दोनों जो घटा है ना, ये जो घटने की रेट है, अगर टेम्परेचर कम है तो रेट क्या होगा? कम होगा, यानी कि आपको इसको घटने में समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है ना तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। हो सकता है कि 5 डिग्री घटने में केवल
और केवल 40 सेकंड लगे। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि अगर किसी जल को आपने 100 डिग्री पे उबाल के रखा है तो ये एकाएक या सामान्य रूप से ठंडा नहीं होगी। अगर 100 से 90 डिग्री सेल्सियस आने में इसको 2 मिनट, 90 डिग्री से 80 डिग्री तक आने में इसको फिर से लगा होगा 1 मिनट 50 सेकेंड। आपको 80 डिग्री से 40 मिनट, 40 डिग्री सेल्सियस तक आने में, चूँकि रेंज बराबर रखो, 80 से 70 मान लो, फिर आपको घट जाएगा टाइम और लगेगा 1 मिनट 30 सेकेंड। इसी तरह करते करते अंतिम के, यानी कि ये 2 मिनट, फिर 1.5 मिनट, फिर 1 मिनट 30 सेकेंड, ये टेम्परेचर लॉस 10-10 डिग्री पे हम निकाले हैं। कि पहला 10 डिग्री टेम्परेचर 2 ही मिनट में, उल्टा लिख दिए, ये उल्टा लिख दिए है। पहला 10 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये मान लीजिए कि 1 मिनट में ही टेम्परेचर लॉस हो गया। 90 से 80, 1 मिनट 30 सेकेंड लगेगा, 1 मिनट 50 सेकेंड, घटते घटते जब हम 10 से 0 डिग्री पाएंगे हो सकता है यहाँ 5 मिनट का टाइम लगे। ठीक है दोस्तों, यही न्यूटन्स का शीतलन नियम है। इसके बाद हम पढ़ते हैं किरचॉफ और स्टीफन का नियम जो ऊष्मा से रिलेटेड है। चलिए, किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि सर जो अच्छे उत्सर्जक, यानी कि जो गुड ऊष्मा के रिलीजर्स होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं जो ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, वो अच्छे एब्जॉर्बर भी होते हैं, अच्छे अवशोषक भी होते हैं। मतलब दोस्तों कि अगर कोई वस्तु ऊष्मा को अच्छे से उत्सर्जित कर सकता है तो वो अच्छे से ऊष्मा अवशोषित भी कर सकता है। जैसे कि अगर कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट है तो यह ब्लैक ऑब्जेक्ट जितना अच्छे से ऊष्मा को आप क्या कहते हैं अवशोषित करता है, उतने ही अच्छे से जो हमारा ये जो ब्लैक शर्ट है, ये जो हमारा ब्लैक शर्ट है, ये ब्लैक शर्ट जो है अगर सूरज के रोशनी में विकिरण पाकर उतना ही अच्छे से उत्सर्जित करता है, ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऊष्मा निकालता है। और इसी वजह से हम गर्मी के महीने में सफ़ेद शर्ट ज़्यादा पहनते हैं काला शर्ट की अपेक्षा, क्योंकि काला शर्ट जितना ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा उतना ज़्यादा गर्मी हमको फील होगा। चलिए अब पढ़ते हैं स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु में ऊष्मा उत्सर्जित करने की जो क्षमता होती है वह टेम्परेचर, यानी कि परम ताप, यहाँ परम ताप हम पढ़ा चुके हैं। परम ताप कोई वस्तु अगर 273 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, वह ताप जिस पर वस्तु का तापमान 237.15 डिग्री सेल्सियस हो वह परम ताप कहलाता है। इससे नीचे कोई वस्तु का तापमान परम ताप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो परम ताप के पावर 4 हो तो ऊष्मा उत्सर्जित इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो तो सिग्मा टी पे पावर 4 होता है, जिसको स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। अगर हमने परम ताप को 2 गुना कर दिया जाए तो ऊष्मा उत्सर्जन की दर कितनी हो जाएगी, 16 गुना। करके देख लो, 2 पे पावर 4, 16 नहीं होता है। अगर आपको ये सभी चीज़ें, ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ये दोस्तों आज के टॉपिक का समापन है। दोस्तों हमने आपको ऊष्मा में जितने भी चीज़ें थे सभी पढ़ा दिए हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें। अच्छा लग रहा हो वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।